मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता आज धरती कितना देती है का वाचन करूँगा और तुम्हें भावार्थ बताऊँगा। कठिन शब्दों का अर्थ भी बताता रहूँगा। तुम अच्छी तरह से कविता को देखना। यदि उसमें भी कुछ कठिनाई हो तो तुम कह सकते हो। जैसा कि तुम्हें बताए हैं कि कविता का भावार्थ के रूप में इस के जो प्रश्न बनेंगे वह 4 प्रश्न होंगे। एक एक प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, या ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 3 3.5 करके दे सकता है। तो कविता का इस तरह से अंक होगा। लेकिन एक कविता या कोई भी पंक्ति जो भी देगा उस पर जो प्रश्न बनेगा वह 4 प्रश्न के रूप में बन करके 10 अंकों को देने वाला होगा। तो कविता का भावार्थ ठीक से समझना, इससे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहूलियत होगी। कविता कहाँ से ली गई है ये भी तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कविता का वाचन भी तुम ठीक से देखना, नहीं बाद में थोड़ी परेशानी होती है जिसके कारण से हमारे प्रश्नों के उत्तर गलत भी हो सकते हैं। अब मैं इस कविता आज धरती कितना देती का वाचन तुम्हें करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 15 पे देखो, इधर पेज नंबर 15। आज धरती कितना देती, आज धरती कितना देती कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। एक बार फिर से कविता पढ़ दे रहे हैं, देख लो ध्यान से। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। इस तरह कविता का ये पहला पैराग्राफ मैंने वाचन के रूप में तुम्हें दिखाया। अब मैं तुम्हें इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दों का भावार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रहा हूँ। उसे तुम थोड़ा अपने कॉपी में नोट कर लो और उसके बाद मैं इस पद्य का भावार्थ भी बताऊंगा। छुटपन, छुटपन का अर्थ होता है बचपन। छुटपन का अर्थ बचपन। कलदार, कलदार का मतलब होता है खूब अच्छी। तीसरा बंजर, बंजर, बंजर कहने का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि, वह भूमि जिसमें कोई फसल न हो। इसके बाद बंध्या, बंध्या का मतलब होता है जिसमें पैदा करने की शक्ति न हो। हताश, निराश।
अपलक, बिना पलक गिरे हुए। अबोध, अज्ञान या अनजान। ममता, माया। तृष्णा, लालच। इस तरह से कुछ कठिन शब्दों का मैंने तुम्हें अर्थ बताया। अब मैं तुम्हें इसका भावार्थ बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने बचपन के एक घटना को बताया है, जिसमें कवि का कथन है कि उसने बचपन में अपने परिवार वालों से छुपकर बचा करके पैसे के बीज बोए थे। उसने सोचा था कि यह पैसे का बीज, जिस प्रकार से किसान मिट्टी में बीज बोता है, बीज का अंकुरण होता है, फिर उसमें पौधे होते हैं, फल फूल लगते हैं, लोग खाते पीते हैं और बहुत सारा अनाज पैदा होता है। उसी तरह से कवि ने अपने मन में यह धारणा बना लिया था कि यदि वह पैसे के बीज बोता है तो पैसे के बीज कुछ दिन के बाद पौधे के रूप में आएंगे और उन पौधों में फलदार मधुर फसलें होंगी। वह मधुर फसलें पैसे रुपए की होगी और इस तरह से कवि फल फूल करके एक मोटा सेठ बन जाएगा। मोटा सेठ बनने पर उसका समाज में सम्मान होगा, लोग उसे आदरणीय मानेंगे, उसको महान समझेंगे, उसके आगे पीछे दौड़ेंगे और इस तरह से उसकी प्रतिष्ठा बन जाएगी। बाल कल्पना के कारण, कहने का मतलब बचपन, यह तो कवि का बचपन था। कवि ने अपनी कल्पना को साकार रूप में देखना चाहता था, लेकिन सपने न जाने कहाँ खो गए। उस बंजर धरती में बहुत दिनों तक कोई अंकुरण नहीं हुआ, अर्थात कवि ने जो पैसे के बीज बोए थे, उस पैसे के बीज का अंकुरण नहीं हुआ, अर्थात कोई पौधा न निकला। कवि ने यह समझा कि यह बंध्या है, यह मिट्टी एक भी पैसा नहीं दे सकती है और इस तरह से कवि के सपने न जाने कहाँ मिट गए, सब धूल हो गए और इस तरह से पैसे के बीज बोने के बाद उसके आसान के अनुरूप वे पौधे जब न उगे तो वह निराश हो गया। वह सोचने लगा, हताश होकर बहुत दिनों तक सोचा कि शायद पौधे उगे, लेकिन जब बहुत दिनों तक अपलक निगाहों से उसे देखता रहा, फिर भी बीज में अंकुरण नहीं हुआ पैसे के, तो वह समझ गया कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। मैं ममता का बीज बोया, मैं तृष्णा को सींचा था। इस तरह से वह इन्हीं बातों को सोच समझ करके कल्पना के भाव में डूब गया। अब कवि अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करता है कि उसने अनुचित बुआई की, लालच का रोपण किया था। तृष्णा, लालच का जो तीव्र इच्छा था, उसका पानी लगा करके ममता से सींचा था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं हुआ और इस तरह से उसकी कल्पना ही रह गई। अब
इस कविता का दूसरा पैराग्राफ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अर्धसती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दी मुस्काई। सी सी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले बन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल व आंगन के एक कोने में गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणिमणिक बांध दिए हों, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। ध्यान देना, यहाँ पर कवि ने बदले हुए समयों और ऋतुओं का वर्णन किया है, बदले हुए अपने समय और ऋतुओं का वर्णन किया है। बड़ा ही सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है कवि। इसका भावार्थ तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले इसके कुछ कठिन शब्द हैं, तुम लोग उसे लिख लो। पहला देखो, अर्धसती। अर्धसती का मतलब लिख लो। अर्धसती का मतलब होता है आधा सती। सती का मतलब होता है सत से सती हुआ है भाववाचक संज्ञा। अर्धसती का मतलब होता है 50 वर्ष। हहराती, हहराती का मतलब घूमती हुई। पतझड़, पतझड़, पतझड़ का मतलब होता है पतझड़ की ऋतु। शरद, हेमंत, ये सभी ऋतुओं का नाम है। उदी, उदी का मतलब होता है सुगंध लिए हुए। लालसा का मतलब होता है इच्छा। कजरारे, काले। कंपे, कांपे। कौतूहल बस, जिज्ञासा बस। दबा दिए मतलब मिट्टी में बो दिए। भूखे अंचल, अंचल मने नीचे। और मणिमाणिक, मणियों की तरह से। अब इसका थोड़ा भावार्थ देखो। कभी यहाँ बदलते हुए समय, बदलते हुए ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहता है कि कभी जिस लालच से, तृष्णा से, अपने मन में आए हुए विचार को साकार करने के लिए पैसे के बीज बोए थे और पैसे के बीज न उगे काफ़ी दिनों तक, तो उसने धरती को बंध्या कहा, बंजर कहा। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतते गए। पतझड़ बीता, बसंत बीता, ग्रीष्म ऋतु आया, वर्षा हुई, शरद हुआ, हेमंत हुआ, शीत ऋतु हुआ। इस तरह से वर्ष में आने वाले इन 6 ऋतुओं का दौर कई बार आया और गया। इस तरह से ऋतुओं के बदलते, महीनों के बदलते, वर्ष के बदलते हुए 50 साल बीत गए। कितने ही सुंदर सुंदर ऋतुएं बदलती गई। और इस बात को कभी भूल गया कि वह कभी बचपन में पैसे के बीज बोए थे। इस तरह से 50 साल के बीत जाने के बाद फिर वर्षा ऋतु आई। कजरारे बादल हुए, धरती गीली हुई। धरती के गीली होने पर एक दिन कवि अनायास अपने आंगन में घूम रहा था। उसने अपने उंगली के सहारे मिट्टी को खोदकर और उसमें सेम के 5-6 ठो बीज, 4-6 ठो बीज, या जितने भी वो सोचो, कुछ सेम के बीज दाने उसके मिट्टी के अंदर डाल दिए। भूखे अंचल में
ऐसा लग रहा था कि वह मणियों को बांध रहा है, और इस तरह से वह मिट्टी में सेम के बीज को दबा करके भूल गया। भूल गया करने का मतलब यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जिसे याद किया जाए, और इस तरह से कभी अपने सेम के बीज को बो करके बोलने का जो बात बताया, वह काफ़ी दिनों तक ऐसे ही उसके मन में या मन से भूल गया कि वह कभी सेम के बीज को बोया था। और इस तरह से इस घटना को उसी तरह से भूल गया जिस तरह से उसने बीज पैसे के बोए थे और भूल गया। लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है कि वह पैसे के बीज को बहुत दिनों तक याद रखा कि उसमें अंकुरण होगा, उसका वह बाट जोतता रहा कि उसमें से पैसे के फल लगेंगे, लेकिन नहीं लगा। तो उसी विचार को आज ये अपने मन में रखा हुआ है कि इसमें मैंने मिट्टी में कुछ दाब दिया तो इससे क्या होने वाला है। इस बात को वह कुछ ही दिनों में, थोड़े ही दिनों में भूल गया। अब मैं इस पाठ का तीसरा पद मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ, और उसे फिर उसका मैं व्याख्या बताऊँगा। और बात भी क्या थी, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा, आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताका कहूँ, छाता कहूँ या विजय पताका कहूँ, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ध्यान देना, डिंब तोड़ करके निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेक क्षण भर में उनको राह देखता सहसा मुझे स्मरण हो आया। कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। ध्यान देना, इस तीसरे पद का अब मैं तुम्हें कुछ कठिन शब्द बताने जा रहा हूँ, और फिर इसका मैं व्याख्या करता हूँ। ध्यान देना, हर्ष विमूढ़, हर्ष विमूढ़। हर्ष विमूढ़ का मतलब होता है, यहाँ पे है लिखा हुआ है हर्ष विमूढ़, खुशी से पागल होना, खुशी से पागल होना। उसके बाद है विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य। नवागत, नवागत का मतलब होता है नए आने वाले या नव अंकुरित। विजय पताका, विजय के झंडे, विजय के झंडे। उत्सुक, उत्सुक माने उत्सुकता को लिए, यहाँ पे उत्सुक लिखा हुआ, उत्सुक, उत्सुकता को लिए हुए। डिंब तोड़कर, डिंब तोड़कर, डिंब माने होता है अंडा। चिड़िया का बच्चा अंडे को फोड़कर निकलता है कुछ दिन के बाद। आगे देखो, निर्निमेक, निर्निमेक, निर्निमेक का मतलब होता है बिना पलक झपके, अर्थात बिना पलक को गिराए, या यह कह सकते हैं कि एकटक देखना। सम्मुख, सामने, सम्मुख, सामने। तो अब मैं आगे तुमको इसका अब व्याख्या बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, इस तीसरे पद का प्रस्तुत पद ध्यान से, कभी
अपने आंगन में बोए हुए सेम के बीज के उगे हुए पौधों को देख करके, उसके जर्मिनेशन को देख करके, उसके अंकुरण को देख करके अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत प्रसन्न होता है। क्योंकि सेम के बीज को बो करके तो वह भूल ही गया था कि उसने कुछ दिन पहले अपने गीले आंगन में सेम के बीज को बोया था और उसमें पौधे उगेंगे, ऐसी फलियां होंगी। तो यह इस बात को भूल चुका था, और याद करने की बात ही क्या था जिसे वह याद करता। तो इस तरह से एक दिन संध्या के समय जब वह आंगन में टहल रहा था, उसने सहसा देखा, और जो सहसा माने अचानक, एकाएक, जो उसने एकाएक देखा तो वह प्रसन्नता से झूम उठा, हर्ष विमूढ़ उठा। उसे आश्चर्य होने लगा, अरे यह आंगन में क्या है? आंगन में ये छोटे छोटे पौधे को कहाँ से आ गए? उसे ऐसा लग रहा था कि वे पौधे न हों, बल्कि जिस तरह से कोई मेहमान आता है घर पे, उसी तरह से इस आंगन में ये नवागत माने नवीन लोग कैसे आ गए। नवागत का मतलब होता है नवीन आया हुआ, अर्थात हम इन्हें अतिथि के रूप में लेते हैं। तो कभी भी देखता है धीरे धीरे कि वह जो है नवागत उसके मन को प्रसन्न कर दे रहे थे। जैसे लगता था कि छोटी छोटी ताना को, जैसे छोटी छोटी अपने ऊपर छाता लिए ये नवागत खड़े हों। मेहमान आता है, मेहमान तो ऐसे भी देखने में सुंदर है ही है क्योंकि वह नवागत है, लेकिन यहाँ पे जो नवागत है वह अपने ऊपर छाता तान करके खड़ा है, अर्थात अपने सर पे छाते को लगाए हुआ है। कवि का मन प्रसन्नता से झूम उठता है, कहता है क्या कहूँ कि अपने ऊपर छाता लगाए हैं या विजय पताका माने विजय के झंडे लगाए हुए हैं, कि वह धरती को फोड़ करके बाहर निकले हुए हैं, धरती को फोड़ करके बाहर निकले हुए हैं। यही उनके विजय का संदेश है, यही विजय पताका उनका कह रहा है कवि। या यह कहूँ कि हथेलियाँ खोले थे नन्ही नन्ही प्यारी की, वे पौधे जो सेम के बीच के बोए हुए थे, उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी कोमल कोमल हथेलियाँ हैं। जो भी हो, वे हरे भरे उल्लसित दिखाई दे रहे थे, अर्थात पौधे कैसे लग रहे थे? सुंदर दिखाई दे रहे थे, हरे भरे दिखाई दे रहे थे, मन को प्रसन्न करने वाले लग रहे थे। उल्लास से भरा हुआ मन, कवि का कहता है, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों के जैसे। जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे जो सुषुप्तावस्था में अंडे में रहते हैं और अंडे को फोड़ करके जब वह निकलते हैं तो उनको ये दुनिया दिखने में सुंदर लगने लगती है, और वे अंडे से निकले हुए बच्चे अपने पंखों को फैला करके मानो आसमान के सतह में उड़ना चाहते हैं। ऐसे उड़ने के लिए तैयार अंडे के अंदर से निकले हुए बच्चे के रूप में वह अपने सेम के बीच से निकले हुए पौधे के अंकुरण को देख करके, जिसमें छाते जैसे पौधे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कवि को निर्विवेक बिना पलक गिराए हुए एक क्षण के लिए वह अपनी आंखों को उनसे दूर नहीं रख सका, और कुछ ही क्षण में उसे पता चल गया, उसे याद आ गया कि वह कुछ दिन पहले अपने गीले आंगन में सेम के बीज बोए थे। हो सकता है वही सेम के बीज आज अंकुरण के रूप में डिंब को तोड़ करके मानो चिड़ियों के बच्चे की तरह से आगे ऊपर आए हैं। वह क्षण भर बिना पलक झपके उन्हें देखता रहा,
फिर उन्हें याद आया कि सच में यह वही पौधे हैं, यह वही पौधे हैं जिन पौधों के लिए उसने सेम के बीज बोए थे। लेकिन वह घटना ही क्या था कि वह उसे याद रखता, इसलिए भूल गया था। और जब उसे याद आया तो उसका मन प्रसन्नता से झूम उठा कि वह अपने आंगन में गीले मिट्टी में सेम के बीज बोए थे, जो आज नवागत के रूप में छाते लिए हुए, ताने हुए खड़ा है, वही सेम के बीज थे। कवि का मन प्रसन्नता से झूम उठता है और वह उसे अपलक निगाहों से देखता रहता है और सोचता रहता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं यहाँ पे आज अपने इस कविता के काव्यांश का यहीं पे भावार्थ को विराम देता हूँ। अगले दिन फिर मैं तुम्हें कविता के काव्यांश का भावार्थ में बताऊँगा। जो बच्चे इसके पहले के वीडियो को नहीं देख सके होंगे, वे बच्चे फिर से देख लेंगे, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए यहीं पे अपने वाचन को विराम देता हूँ।